नमस्ते बच्चों। बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर प्रथम पेपर जो आपका है उसमें आप सूरदास, मीरा, तुलसीदास आदि कवि पढ़ चुके हैं और इसी सिलेबस में आपके एक कवि और है विद्यापति। मीरा, सूरदास और तुलसीदास का नाम आपने सुना है, जाने पहचाने से कवि आपको लगते होंगे, लेकिन विद्यापति का नाम थोड़ा अनसुना सा, पढ़ा हुआ सा आपको नहीं लगेगा, क्योंकि विद्यापति जो कवि हैं वो आपने स्कूल में पहले शायद ना पढ़ा हो, लेकिन अब कॉलेज में आपको विद्यापति भी पढ़ना है। तो विद्यापति जो कवि हैं वो मिथिला के कवि हैं और विद्यापति को मिथिला का कोकिल भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार आता है कि मिथिला का कोकिल किसको कहा जाता है, तो मिथिला का कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। विद्यापति के जन्म और मृत्यु के बारे में कोई निश्चित ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण नहीं मिलते हैं। उनके जो राजा थे उनके समय के, उन राजाओं के समय काल से ही उनका जन्म और मृत्यु निकाली जाती है। तो 1375 के आसपास उनका जन्म माना जाता है और 1448 ईस्वी उनकी मृत्यु मानी जाती है। विद्यापति के पिता जो मिथिला के नरेश थे उनके राज सभासद थे, तो बालक विद्यापति भी उनके साथ राज दरबार में जाया करते थे। इस तरह विद्यापति ने जो अपने काव्य की शुरुआत की, जो प्रारंभ इनके काव्य का हम कहें, तो उन्होंने जो महाराज गणेश्वर सिंह थे मिथिला के, उनके पुत्र थे कीर्ति सिंह, उनकी प्रशंसा में उन्होंने अपना पहला काव्य ग्रंथ लिखा, कीर्तिलता। दो प्रश्न आपके हो गए। मिथिला का कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, कीर्तिलता विद्यापति की रचना है जो कीर्ति सिंह की प्रशंसा में लिखी गई। इस तरह से प्रथम काव्य संग्रह की उन्होंने रचना अपभ्रंश भाषा में की। विद्यापति संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली भाषा के प्रकांड पंडित विद्वान थे और यही कारण रहा कि उन्होंने इन तीनों भाषाओं में काव्य रचना की, संस्कृत में, अपभ्रंश में और मैथिली में। उनकी रचनाएं जो प्रमुख रूप से मानी जाती है, विभासागर, वर्ष कृत्य, दुर्गा भक्ति तरंगिणी और भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पुराण संग्रह आदि, ये सभी रचनाएं इन्होंने संस्कृत में लिखी। और अपभ्रंश की रचनाओं में कीर्तिलता और कीर्ति पताका के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मैथिली भाषा में विद्यापति की पदावली तो है ही, गोरक्ष विजय नाटक भी इनका लिखा हुआ हमें मिलता है। विद्यापति की लोकप्रियता का कोई एक कारण नहीं है कि विद्यापति इतने लोकप्रिय कवि मिथिला के रहे। तो मैथिली भाषा में तो इनको अपना कवि मानते ही मानते हैं, लेकिन हिंदी में भी इनका स्थान सर्वोपरि ही माना जाता है। इन्होंने जितनी लोकप्रियता पदावली से प्राप्त हुई, विद्यापति की पदावली जो है, उस पदावली से जितनी लोकप्रियता इनको मिली उतनी किसी अन्य ग्रंथ से नहीं मिली। तो पदावली जो है वो मैथिली भाषा में रचित है और मैथिली भाषा बंगला भाषा से काफ़ी मिलती जुलती है। तो भाषा का ये जो मिलना जुलना है, इसी कारण बहुत बंगाली कवि, बंगालियों ने भी बंगाल के इनको माना कि ये पहला कवि हम मानते हैं विद्यापति को बंगाल का। तो बंगालियों ने भी काफ़ी सालों, सैकड़ों वर्षों तक विद्यापति को बंगाल का, बंगला भाषा का पहला कवि मानते हैं। जब भाषा शास्त्र के विद्वानों ने विद्यापति की पदावली की भाषा को हिंदी की एक विभाषा मैथिली की रचना सिद्ध कर दिया, तो बंगालियों ने विद्यापति को बंगला भाषा का आदि कवि मानना बंद कर दिया। दोबारा ज़रा इस बात पे ध्यान दीजिए कि जब भाषा शास्त्रियों ने, विद्वानों ने विद्यापति की पदावली की भाषा को हिंदी की एक विभाषा मैथिली, हिंदी की ही एक विभाषा है मैथिली, तो उन्होंने उसको सिद्ध कर दिया, तो बंगालियों ने इनको अपना आदि कवि मानना बंद कर दिया।
जिस प्रकार मैथिली लोग विद्यापति को मैथिली भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं, उसी प्रकार हिंदी वाले उन्हें हिंदी का महाकवि और गीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं और उन पर गर्व भी करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो विद्यापति है, इनके ऊपर न केवल बांग्ला भाषियों को, न केवल मिथिला भाषियों को, हिंदी, मैथिली और बांग्ला तीनों ही जो भाषा के लोग हैं, इनको गर्व है और ये इनकी लोकप्रियता का कारण विद्यापति की पदावली और भाषा के कारण इनकी लोकप्रियता बढ़ी, क्योंकि संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिली तीनों ही भाषाओं में इन्होंने काव्य रचना की। तो विद्यापति की कविता को यदि हम ध्यान पूर्वक देखते हैं तो इनकी कविता में प्रेम, सौंदर्य, भक्ति और कहीं कहीं वैराग्य के भी पद हमें मिलते हैं। लेकिन प्रधानता जो रही वो श्रृंगार रस की रही। श्रृंगार के बाद भक्ति के पद भी विद्यापति के काव्य में मिल जाते हैं। हिंदी साहित्य में राधा और कृष्ण के रूप वर्णन में विद्यापति का कोई सानी नहीं है। उनकी राधा का अपरूप जायसी की पद्मावती की तरह पारस रूप है, जिसके दिव्य रूप के प्रकाश से सभी पदार्थ नया सौंदर्य पा जाते हैं। राधा के मधुर हास का एक कण पृथ्वी पर अमृत बिखेर देता है। विद्यापति ने सौंदर्य के मासल और दिव्य दोनों रूपों का चित्रण किया है, किंतु उनका अधिकांश वर्णन यथार्थ जगत के बीच का रहा है, यानी मासल सौंदर्य की तरफ विद्यापति का ध्यान ज़्यादा रहा है। सौंदर्य वर्णन उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ किया है। इस तरह विद्यापति के पद रस जो है श्रृंगार रस के अक्षय कोश है। प्रेम और सौंदर्य का स्वाभाविक सरस सजीव चित्रण इन पदावली में इनके मिलता है। ऐसी स्थिति में विद्यापति को हम कहीं भक्त माने तो भक्त मानने का कोई औचित्य हमें नहीं दिखाई देता। उन्हें एक श्रृंगारिक कवि ही हमें मानना चाहिए। अब आपकी जो सिलेबस में जो संकलित काव्यांश है जो दिया गया है, वो जो पद हैं वो गीति काव्य की सरलता, संक्षिप्तता, भाव प्रवणता के उदाहरण है। प्रथम पद में जो हम पहला पद पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसका सारांश बता रही हूँ, फिर हम व्याख्या अगले वीडियो में पढ़ेंगे। प्रथम पद में कदम के पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे कृष्ण बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं और उनके विरह में, राधा के विरह में व्याकुल है और उनकी आने की वो प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी प्रतीक्षा में उनकी व्याकुलता व्यक्त होती है। दूसरे पद में किसी गोपिका या राधा के मनोभावों की व्यंजना पूरी आत्मीय और भावोपम शैली में की गई है। कम से कम शब्दों में कृष्ण के प्रति समर्पण भावना को चित्रित कर दिया है। ऐसी स्थिति में ये कहा गया कि हे रसिक शिरोमणि, अब वन में बैठकर वंशी वादन बंद करो। ये कहकर प्रिया की प्रेम अनुभूति और उसकी व्याकुलता को व्यक्त कर दिया गया है। तीसरा जो पद है, उस पद में कृष्ण की जो वेदना है, जो पीड़ा है, उसके जो सघन क्षण है, गहरे क्षण है, गहन क्षण है, उनकी अभिव्यक्ति अश्रु से हो रही है। यानी जब हम अंत तक एक ऐसी पीड़ा से विगलित हो जाते हैं या एक ऐसी पीड़ा जिसको हम कहकर व्यक्त नहीं कर सकते और वो अंदर तक हमें वेदना दे जाती है, उस पीड़ा से स्वाभाविक रूप से हमारे आंसू बहने लगते हैं। तो अश्रु भी कृष्ण के बह रहे हैं। तो यहाँ पर कृष्ण एक अवतार, एक ईश्वर नहीं है, बल्कि एक रस से परिपूर्ण नायक है। और जो चौथा पद है उसमें प्रिय और प्रिया की नोकझोंक है और उस नोकझोंक में ये कहा गया है कि प्रेम के एक नए रूप की अभिव्यक्ति हुई है कि तुम सबके सामने मुझे छेड़ते हो या कुछ कहते हो तो मेरा जो अपयश है वो कितना फैलेगा, इसी का वर्णन किया गया है। और जो अंतिम पद है इसका, उसमें विरहिणी की स्थिति का
चित्र है। तो जो प्रथम पद प्रारंभ हुआ था वो भी विरह से हुआ था, वो कृष्ण का विरह है। और जो अंतिम पद समाप्त हुआ है वो भी विरह पे हुआ है, वो गोपिका या राधा का विरह का पद है। तो दोनों ही शुरुआत विरह से हुई। तो यहाँ पर श्रृंगार रस के संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। 2 पद संयोग श्रृंगार के हैं, 2-3 पद वियोग श्रृंगार के हैं। तो इस तरह से कवि विद्यापति ने जो सौंदर्य इसमें बिखेरा है वो सौंदर्य इनकी पदावली में हमें सब कहीं दिखाई पड़ता है। और हमें लगता है कि विद्यापति ने जो सामाजिक कुरीतियाँ थी कहीं कहीं पर उनको भी तीखा व्यंग उनके ऊपर भी किया है। तो विद्यापति का जो नायिका का सौंदर्य वर्णन है वो सौंदर्य वर्णन काफ़ी कुछ रीतिकाल के कवियों से मिलता है। तो हम पूरी तरह विद्यापति को भक्त कवि नहीं कह सकते। उनके जो गीत है उनमें जो सौंदर्य है, जो कमनीय सौंदर्य है, उनके गीतों का आकर्षण विद्यापति के गीतों में हमें दिखाई देता है। जो सौंदर्य का जो काफ़ी गहन अध्ययन और एक बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने जो चित्रण किया है, जो उजागर किया है, नेत्रों का वर्णन, अधरों का वर्णन, मुख का वर्णन, तो बड़ी तन्मयता के साथ विद्यापति ने भौं का वर्णन आदि वर्णन विद्यापति ने बड़ी तन्मयता के साथ किए हैं। इस तरह से जो आपके काव्यांश है विद्यापति पदावली के वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो ये जो मैंने आपको बताया है इसका PDF भी मैं आपको भेज दूँगी। धन्यवाद।